Nation now. I'm Pradeep Nambiar. On this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are with our guest tonight. The guests are Lakshman Sahuji Saab from the Bharatiya Janata Party. Sahuji Saab, namaskar. Welcome to the show. Arif Farooqi Saab from the Indian National Congress. Welcome to the show, Farooqi Saab. Mani Singh ji, welcome to the show. Namaskar. Mani Singh ji, Samajwadi Party. साहू साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मोदी साहब ने कहा बजट एनर्जाइजिंग मेक इन इंडिया, बोले युवा सशक्तिकरण 1 करोड़ 2.9 करोड़ को हम लोग युवाओं को सशक्त करेंगे। 15 करोड़ नल से जल का टारगेट अचीव किया मोदी साहब। 15 करोड़ नल से जल शुद्ध पानी। राहुल गांधी जी का कहना है कि बीजेपी एंड आरएसएस मिलकर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बोले टोटल डेब्ट हमारा 56% ऑफ द जीडीपी है, कर्ज में डूबी हुए सरकार है। तो ऑन थर्ड अखिलेश यादव जी का ऑफर, मानसून ऑफर 100 लेके आओ यूपी में और सरकार बनाइए। मानसून ऑफर के बाद अब विंटर ऑफर भी अखिलेश यादव जी ने दिया है बीजेपी को। साहू जी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मोदी साहब का कहना है कि जबरदस्त बजट है, हर वर्ग को हमने इन्वॉल्व कर दिया, ऑल इंक्लूसिव बजट है, सबको इन्वॉल्व कर दिया। आज युवा सशक्तिकरण की बात कर रहा है, युवा को रोजगार प्रदान कर रहा है। आज उन्होंने कहा 15 करोड़ घर को हम नल से जल जोड़ दिया है। साहू जी साहब, कांग्रेस मगर आलोचना कर रहा है, बजट हर वक्त को निराश कर दिया है। साहू जी साहब, सब एक तो बजट करते समय पूरे भारतवर्ष का सब वर्गों के लिए बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर बजट किया है। राजनीतिक स्तर पर चर्चा होने के लिए तो कुछ भी हो सकती है। रूलिंग पार्टी बोलेगी हमने अच्छा किया है, विरोधी दल बोलेंगे हमारे हिसाब के मुताबिक हुआ नहीं है। लेकिन सही मायने में देखिए, बात का ये पहला बजट है। ये सरकार जब चलने वाली है तो ये सरकार चलने के लिए देश के कामगार लोगों के लिए होने दो या कोई भी ये जल नल का योजना होने दो या अस्पताल के बारे में होने दो, उसके लिए भी प्रावधान। इसलिए पूरे जो पानी की समस्या हर एक वर्ग का उसमें कल्याण हो चाहिए। आर्थिक प्रावधान भी हो, सामाजिक प्रावधान भी हो, राजनीतिक भी हो, सुरक्षा के। साहू जी साहब को सुना, साहू जी साहब ने कहा ऑल इंक्लूसिव बजट, हर वर्ग को समक्ष ले। भाई साहब की ये बजट जो है कुर्सी बचाओ बजट है। और अगर आप ये देख लें कि महाराष्ट्र जो कि इतना बड़ा स्टेट है और इनके इतना बजट में टैक्स को उन्होंने कम किया है। और जी सर, During can we have the 3 windows? मनी सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने हम नल से जल दिए। मनी सिंह जी, अखिलेश यादव जी को बार बार विरोध है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर अखिलेश यादव ने विरोध किया है। तो सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है मनी सिंह जी? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का मस्तिष्क इस समय पागलपन का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों की आवश्यकताएं क्या है, हिंदुस्तान के लोगों की जरूरतें क्या है, हिंदुस्तान के लोग चाहते क्या है। एक बार भी प्रदीप जी, आपसे बड़ा वरिष्ठ पत्रकार मैंने, मतलब जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन रहता है, जितनी अच्छी आप मुद्दों को ढूंढ करके लाते हैं, जितने अच्छे मुद्दों पे बहस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसा भी कोई समझदार व्यक्ति उस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं शामिल है। एक बार भी सरकारी नौकरी की बात भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री के तरफ से एक बार भी सरकारी नौकरी की बात नहीं की गई। इससे बड़ा हिंदुस्तान में दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा आज के समय में सबसे मतलब बहुत गंभीर मुद्दा है देश के सामने, एक बार भी उस पर बात नहीं की गई। जनगणना पर 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया, जबकि जनगणना आज के समय में सबसे आवश्यक चीज है। जनगणना पे एक बार सरकार ने बात नहीं की। अब सरकार क्या बात कर रही है, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टरों में ये नौकरी देने की बात कह रहे हैं। अब सोचिए आप,
कंपनी आप बनाते हैं, कंपनी में पैसा आप लगाते हैं, कंपनी के डायरेक्टर और एमडी आप रहते हैं, मालिक आप हैं और नौकरी सरकार दे रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, निर्मला सीतारमण जी 7वीं बार हिंदुस्तान की बजट पेश कर रही थी। सोचिए, उनके मनोभाव को समझने की कोशिश करिए कि जब वो बजट पेश कर रही थी तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो जो हार है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस समय गठबंधन पर टिकी हुई सरकार है, वो साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया, आंध्रा के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ रुपया दिया, आखिर में हिंदुस्तान के जो अन्य राज्य हैं, आपको देखने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश का उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश के युवाओं की क्यों नहीं जिक्र की गई, महाराष्ट्र के युवाओं की क्यों नहीं जिक्र की गई, देश के अन्य क्षेत्रों के युवाओं की क्यों नहीं जिक्र की गई। आज के समय में हमारी 55% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। उन यूथ को स्वावलंबी और सुदृढ़ नहीं बनाएंगे आप, कर्ज के दलदल में फंसा देंगे। आज के समय में 260 लाख करोड़ रुपए के बड़े विदेशी कर्जे में भारत फंस चुका है। हम कह रहे हैं कि हम $3 ट्रिलियन लेकर के अपने विश्व में तीसरे स्थान पे हम पहुंचा देंगे इकोनॉमी को। आप तीसरे स्थान पे पहुंचा दीजिए, पहले स्थान पे पहुंचा दीजिए, दूसरे स्थान पे पहुंचा दीजिए। इससे भारत की जनता को क्या भला होने वाला है? भारत की जनता तो चाहती है कि उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, उसे स्वच्छ पानी मिल जाए। अभी जल नल की बात साहू जी कह रहे थे। साहू जी तो जैसे मैंने स्क्रीन पे देखा तो मुझे हंसी आने लगी कि साहू जी तो कुछ बोलने ही नहीं देंगे, इसलिए कि साहू जी जोर जोर से चिल्ला करके अन्य विपक्षी लोगों की बातों को दबाते हैं। लेकिन आज तो बड़ा प्रदीप जी, बड़ा सौभाग्य ये डिसिप्लिन पालना कोई गलती है क्या? मनीष सिंह जी, मैं आपको हर सेंटेंस में रुकावट डाल सकता था। मैं झूठ, आदमी झूठ पे झूठ कितना बोल सकता है? वो कंपटीशन लगाएगा तो मनीष सिंह का पहला नंबर आएगा। ये मैं सोच रहा था कि और कितना झूठ का ताज बढ़ा सकते हैं आप। ये मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। प्रदीप जी बोलने दो, साहब जी उनको बोलने दो। प्रदीप जी, मनीष सिंह जी, आपके मेरे बारे में आपकी कोई इमेज न बने, इसकी मैं कोशिश कर रहा था कि आप झूठ का ताज कितना बढ़ा सकते हैं। तो आप और आप फिनिशिंग कर सकते हैं इसको। बोलिए और थोड़ा, क्योंकि जनता को मालूम है हमने क्या किया है। और थोड़ा बोलने तो फिर आपके पास आता हूँ सर जी। हाँ, चलेगा। प्रदीप जी, बोलने दो। हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों को मैंने नहीं देखा है। कभी महाराष्ट्र, कभी मुंबई आऊंगा तो मैं देखूंगा जरूर वहां नजदीक से जा करके। लेकिन उत्तर प्रदेश के 58,184 ग्राम सभाएं हमारे यहाँ है, 75 जनपद है, हमारे 18 मंडल है। किसी भी गांव में चले जाइए, जल नल जो योजना लेकर के ये आए हैं, जिन्होंने भोजन किया है, उत्तर प्रदेश में जो बददरबाट किया है मिनिस्टरों ने। पहले महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर थे इस डिपार्टमेंट के, उसके बाद से अब स्वतंत्र सिंह मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट के। और साहब 40,000 करोड़ से बड़े बजट का पैसा इन मिनिस्टरों ने भोजन कर लिया। कहीं पर टोटी से पानी गिरता हुआ अगर एक भी नल दिखाई दे देगा तो 15 करोड़ घर बीजेपी का दावा है। 15 करोड़ हाउसेस नल से जल, कल ही बोले ऑफिशियल। प्रदीप जी, यही बात मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो शिकस्त खाई है वो इसी झूठ का नतीजा है। साहू जी मुझको कह रहे हैं कि मनीष सिंह सबसे ज्यादा असत्य बोल रहे हैं, लेकिन इनके असत्य बोलने का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुफड़ा साफ हो गया। प्रदीप जी, एक भी गांव में चले जाइए, स्लम एरिया में चले जाइए, कहीं टोटी से एक बूंद पानी गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। महिलाओं के लिए इन्होंने इज्जत घर बनाया। आपसे बताऊं प्रदीप जी, आपको हंसी आएगी, इज्जत घर का नाम इन्होंने हर मंचों से लिया, लेकिन किसी भी घर में, कोई इज्जत घर में किसी भी परिवार की महिला नहीं जाती है, इसलिए कि भ्रष्टाचार की भेंट और भ्रष्टाचार की आकंठ में भारतीय जनता पार्टी जो डुबा करके इज्जत घर को खत्म कर दी, आज किसी भी घर में इज्जत घर का इस्तेमाल नहीं होता। और तीसरी सबसे बड़ी बात, गैस सिलेंडर का आप ढिढोरा पीट रहे हैं। 14 में गैस का सिलेंडर का जो दाम था वो 410 रुपए था। आज के समय में आपने व्यवसायिक जो सिलेंडर है उसको 1400 पहुंचा दिया, जो घरेलू सिलेंडर है उसको 1200 पहुंचा दिया। आपने कहां पहुंचा दिया भारत को? भारत हमारा आज के समय में जिस स्थिति में फंस चुका है, आज भारत का युवा विदेशों में पलायन के लिए तैयार है। और दुर्भाग्य देखिए, ये कह रहे हैं कि हम
बहुत अच्छा बजट लेकर के आए। तो आप 11वां बजट पेश कर रहे थे और एक बार भी आपने नहीं बोला कि सालाना 800 अरबपति लोग भारत छोड़ करके क्यों विदेशों में बस रहे हैं, भारत क्यों छोड़ रहे हैं। भारत एक समय में ऐसा देश था कि भारत विदेशों के लोग आकर के भारत में रहना चाहते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, 800 से ऊपर अरबपति भारत छोड़ करके विदेशों में शरण ले रहे हैं और विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। कहने का सिर्फ प्रदीप जी मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, छल को, प्रपंच को भारत की जनता ने महसूस कर लिया है और ये भाजपाई इतने मक्कार हैं कि ये पार्लियामेंट से लेकर के गांवों तक हर जगह झूठ बोलते हैं। अब जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। और एक शायरी में, एक बहुत अच्छी शायरी मुझे याद आ गई प्रदीप जी। हाँ। मैं इसको कहना चाहता हूं कि जो भाजपा ने किया है उस परिणाम स्वरूप जनता जो कह रही है कि दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। देखो सावरी साहब, आपने कहा कि मनीष सिंह जी, अब सुन लिए सब, मनीष सिंह जी ने हर चीज, बात ऐसी है। हाँ हाँ, तो प्रवक्ता, महान प्रवक्ता इंडिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं के हाँ, आप अकेले हो तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या है, ये कोई तलवार और बंदूक की लड़ाई नहीं, ऐसे 10 होंगे सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। लेकिन बात ऐसी है, जो फारूकी साहब ने कहा हाँ, ये कुर्सी बचाओ बजट है, कुर्सी बचाओ बजट, yes। कौन से कुर्सी की चिंता कर रहे हो आप? कौन से कुर्सी की चिंता कर रहे हो आप? जहां हमको मेजोरिटी है, तीसरी बार हिंदुस्तान में सरकार बनाया है, कुर्सी किसकी चिंता है आपको? हमको कुर्सी की चिंता नहीं है। अभी कुर्सी की अगर चिंता नहीं थी तो नीतीश जी के को जो आपने इतना तेल लगाया उनकी दाढ़ी में, अभी आंध्रा में जो लगाया, जरा एक मिनट भूल गए आप, बात को दोहराओ मत, सुन लिया ना सर, सुनिए फारूक साहब, इसके बाद जब नेशनल पार्टी है ना, हाँ, आप अगर नेशनल पार्टी है तो आपके मन में प्रदेश की अलग सी भावना क्यों आती है? क्योंकि आपने कभी इंटैक्ट इंडिया का कभी भारत का सोचा ही नहीं है। जातीयवाद, प्रांतवाद, धार्मिक तेड़, इस पे आपकी पूरी जिंदगी गई कांग्रेस वालों की, इसलिए आपको अभी प्रांत दिखाई दिया देता है। क्या आंध्र प्रदेश की कांग्रेस पार्टी आंध्र को दिया हुआ बजट के बारे में बोलेगी? बिहार की कांग्रेस की पार्टी बिहार के बारे में बोलेगी? आप जब नेशनल बात करते हैं और नेशनल यूनियन बजट है तो उसके लिए कैसी बात होनी चाहिए, क्या स्टडी होनी चाहिए? हमने पूरे नेशनल एजेंडा महिलाओं के लिए क्या किया है, हमने नेशनल एजेंडा किसानों के लिए क्या किया है, हमारा नेशनल एजेंडा युवा के लिए क्या है? प्रादेशिकवाद, जातिवाद, ये तो आपके खून के बूंद बूंद में बहुत पक्का हुआ है। इसलिए आपको ये प्रादेशिकता के झगड़े लगाना, जातीयवाद के झगड़े लगाना और अपनी रोटियां सेकना, इसके अपने 60-70 साल चले गए। अभी जब यूनियन बजट सबके लिए बना है तो उसके लिए वही चर्चा होनी चाहिए। आप वो प्रदेश में जाकर बोलेंगे, बिहार में जाकर बिहार को बजट क्यों दिया, आंध्र में कांग्रेस पार्टी बोलेगी आंध्र को बजट क्यों दिया? इसलिए प्रादेशिक नीति अपनी क्या है, प्रादेशिक अपनी नीति नेशनल पार्टी की अलग होती है और नेशनल पार्टी की नेशनल पॉलिसी क्या होती है, यह अलग अलग किसने बनाया? यह अलगाववाद की भूमिका कौन लेता है? आपकी मानसिकता इसमें दृढ़ हो जाती है कि आप कौन सी नजर से कोई भी चीज को देखते हैं, ये सोचना चाहिए। बाकी बात रही मनीष सिंह जी की, क्या हो गया यूपी में उनको 10, 15, 20 सीटें हमारी गलती की वजह से अगर मिली होंगी, उनको लगता है उनका पराक्रम है, उनको कोई पराक्रम नहीं है। उनको पराक्रम करने के लिए उनको जो अवसर मिले थे उस वक्त उन्होंने जो सत्यानाश करके रख दिया है, यूपी का हो या नेशनल एजेंडा हो, ये सब दुनिया को मालूम है। मुलायम सिंह हो, अखिलेश जी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनकी जो प्रसिद्धि है जिस बात के लिए, वो कोई कम नहीं हुई है। आज कौन से तीसरी बार यूपी में हमारा गवर्नमेंट आया है और तीसरी बार पूरे नेशनल की सरकार आई है। ये क्या इनके मेहरबानी की वजह से नहीं आई है, ये हमारे लिए जनता जनार्दन का वोट मिला है और इसलिए हमारी सरकार आई है। तीसरी बार डंक की चोट पर आकर सरकार बनाया है और 7वीं बार एक महिला ने जो बजट बनाया है वो बजट का पूरा स्टडी करके बोलने के बजाय केवल राजनीति करना और हमको एक लफ्ज मालूम है, हमको बोलने के लिए आता है तो कुछ भी हमको मक्कर बोलते हैं। क्या अखिलेश जी और मुलायम जी की इमेज क्या है राजनीति में? अरे मक्कर ही तो आपकी जीवन ही है पूरी।
क्या है? आपकी प्रसिद्धि क्या है? आपका परिचय क्या है? आपका क्या जनसेवा ये परिचय है? नेशनल एजेंडा है? कौन सा? जो देश को विनाश की तरफ ले जाने वाली जितनी नीतियां है वो नीतियां आपने अपनाई है। ये पूरा इतिहास मालूम है, 50 साल का, 60 साल का। जो जनता पार्टी का समाजवादी नाम क्या है और समाजवाद क्या है, ये नाम और समाजवाद, ये इसमें कोई है, साम्य है? 180 डिग्री में उसका फारकत लिया हुआ है आप लोगों ने। कोई समाजवाद, कोई आपके पास कोई बचा हुआ नहीं। केवल धार्मिक आधार पर, जातिवाद के आधार पर, गुंडागर्दी के आधार पर और भ्रष्टाचार के पूरे बुनियाद पर आपकी पार्टी खड़ी है। और तो आप हमको बोलते हो भ्रष्टाचार के बारे में, भाजपा को सुनाई कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। अरे वाह रे वाह! जो बजट जो है पूरा स्टडी करो, पूरे वर्ग के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो बजट बनाया है, उसके अगले 25 साल में भारत की छवि क्या होगी उसके बारे में सोचा हुआ है। ध्यान रखो, इसके बारे में सभी कोई भी क्या रेल ये फारूकी साहब ने, महानुभाव ने बोला महाराष्ट्र का नाम लिया, नाम सिर्फ 3 प्रदेशों का लिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी कैसी सीमित हो गई है और उनको साथ देने वाले हंसकर बात करते हैं। तो आंध्र, बिहार और महाराष्ट्र के बारे, क्या महाराष्ट्र के बारे में फारूकी साहब जानते हैं? क्या महाराष्ट्र के बारे में मनीष सिंह जी जानते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 साल में खराब किसने की है? फिर भी महाराष्ट्र को बचाने के लिए, महाराष्ट्र को विकसित करने के लिए, भारत के साथ विकसित करने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। अरे एक रेलवे का एक नाम लेंगे ना तो आपने 5 साल में 1100 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ महाराष्ट्र को, आज हमने 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये ध्यान रखो। एक बात पे बात करेंगे ना तो आपको बजट की कितनी बढ़त हुई है, क्या क्या प्रावधान किया है, आज रेलवे स्टेशन की क्या इमेज हो गई है, आज एयरपोर्ट की इमेज क्या हो गई है, आज अस्पताल की इमेज क्या है, आज मेडिकल कॉलेज की इमेज क्या है, आज कितने छात्राओं की व्यवस्था किए गई है, कितने हॉस्टल्स की उसने प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। नल जल की बात करते हैं, यूपी कहां घूमे हैं मनीष सिंह जी? क्या राजनीति ऑफिस में बैठ के इनको समाज चित्र मालूम होने वाला है? हाँ, 15-20 सीटें आपकी लोकसभा में बढ़ गई तो आप कुछ भी बोलने लगे। पूरे भारत का अभ्यास हो गया, पूरा बजट का अभ्यास हो गया। जो इतने करोड़ों लोगों ने हमको वोट देकर जो चुन के दिया, क्या तू आपको दिया है या कांग्रेस को दिया है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचो, जनता जनार्दन का विश्वास किसके साथ है? जनता जनार्दन किसके साथ है? इतने चुनाव के नतीजे आने के बाद केवल यूपी में हमारे ज्यादा विश्वास के कारण अगर आपको कोई 15-20 सीटें ज्यादा मिली होगी, वो कम होने में आपकी परिचय जल्दी हो जाएगा लोगों को, क्योंकि आप सच के साथ नहीं है। इतना ध्यान रखो। मैं मनीष सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, फारूकी साहब के पास आता हूं। फारूकी साहब, आप सुने, साहू साहब, लक्ष्मण साहू साहब बीजेपी, उन्होंने पूरे विस्तार में समझा दिया कि बीजेपी एजेंडा क्या है, मोदी साहब का एजेंडा क्या है। मोदी 3.0 में मोदी साहब का पूरा लक्ष्य 5 टर्म में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी करना, 3 लाख गरीबों को और घर देना, आवास देना, और 3 करोड़ घर और 3 करोड़ लखपति दीदी। ये पूरा आइडिया है 5 साल में उनका करना, और उस विकसित भारत जो 2047 के सपने लेके जा रहा है, उस बोले कि वही पटरी पर चल रहा है ट्रेन। फारूकी साहब, कहां आपको लग रहा है, कहां गड़बड़ कहां पर है? वेयर इज द प्रॉब्लम फारूकी साहब? अब गड़बड़ ये है कि लक्ष्मण जी जिस तरीके से बोल रहे थे करप्शन के बारे में, हाँ। और दूसरी चीज़ों के बारे में, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर आप आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते तो करप्शन की तरफ तो आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते उन्होंने। और अगर आपको मालूम है तो जाने दीजिए, मैं इस पे ना बोलूं। थोड़ा बोल दीजिए, तो आप बोली उठाए तो टॉपिक नहीं मालूम है सर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एमएलए की कीमत, एक कॉरपोरेटर की कीमत, एक एमपी की कीमत का बीजेपी गवर्नमेंट में क्या हुई है करप्शन की, वो उन्होंने पूरा एकदम विस्तार से बहुत ही ओपन लिख दिया है। जबकि जो स्कूल के छात्र हैं, बच्चे हैं, ये करप्शन नहीं जानते थे कि इस तरीके से एमएलए एमपी भी खरीदे जाते हैं। तो मेरा बेटा जो है वो आगे, डैडी ये कोई भी एमपी बन जाता है तो उसको क्या 50 करोड़ मिलता है? मैंने कहा बेटा, ये नया बीजेपी गवर्नमेंट ने एक नई कीमत लगाना शुरू कर दी है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज आम जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो क्या है सर, ये नई जो एजुकेशन आ रही है ना करप्शन की, करप्शन हर दौर में होता रहा है सर, लेकिन जिस तरीके का करप्शन बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है सर,
वो बताने लायक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को तोड़ा, जिस तरीके से एमएलए एमपी को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लेके गए और किसको चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, और फडणवीस जी को जिस तरीके से साइड में किया, मतलब ये सब इनकी राजनीति है। ये किस तरीके से करप्शन किया इन्होंने, ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं है सर। मैं 2 मिनट सावजी साहब जो बहुत बेताबी से बोलना चाहते हैं, रिप्लाई 2 मिनट बोलिए सावजी साहब, बोलिए 2 मिनट। नहीं, मैं बात वापस ऐसी आपके है, पास आता हूं फारूकी साहब, बोलिए। मैंने महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में अगर चर्चा होगी ना, हाँ। तो 2-3 घंटे हमको बहस करनी पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान रखो, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के अलायंस को 2019 में विधानसभा के लिए 170 सीट अलायंस को, प्री पोल अलायंस को दिया था। आफ्टर पोल अलायंस नहीं थे हमारे से उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का लाल, क्या एक मुख्यमंत्री का पद कितना करोड़ का होता होगा? क्या 50 करोड़ की बात बोलते हो आप? जबकि जनता ने मैंडेट हमारे को दिया था। मैंडेट शरद पवार राष्ट्रवादी को मैंडेट नहीं दिया था, सोनिया गांधी कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया था। अगर हमारे अलायंस को मैंडेट था तो पार्टी क्यों तोड़ी? हमारे अलायंस किसने तोड़ा? हमने तोड़ा। शरद पवार जी और सोनिया गांधी ने जिस तरह से गंदा खेल खेला महाराष्ट्र में, उसका नतीजा महाराष्ट्र की जनता जानती है। और आप बात करते हैं करप्शन की, पूरा गवर्नमेंट उधर नीलाम कर दिया, पूरा सरकार को नीलाम कर दिया, और आप करप्शन की बात करते हो। मैं आसिफ एक फारूकी साहब, विधायक और एक सांसद की बात क्या करते हैं? नहीं आपने बोल दिया। मुख्यमंत्री का सर, मैं पद, तो इसका बाजार का रेट क्या किया आपने? रिपोर्ट आपके सामने पढ़ दिया। बाजार किसने बनाया अपने राजनीति का? जब शरद पवार जी ऊपर केंद्र में जाते थे ना मुख्यमंत्री बन के, तो वापस आने के बाद, एयरपोर्ट पे आने के बाद मालूम होता था उनकी सरकार गई है। सरकार पूरे नीलाम करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया की आज ही बात कर रही है। 356 के मुद्दे पर कितनी सरकारें आपने उसका बाजार भाव क्या था आपका उस समय का? सर, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपोर्ट आई है वो किसी कांग्रेस पार्टी या शरद पवार ने कांग्रेस के सांसदों के घर में आज भी ठाकरे ने नहीं लिखवाई है सर। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलती है, वो कहां से आई है? क्या बात करते? कांग्रेस के सांसदों के घर में कितनी कैश मिली है? क्या हराने की बात क्या है? झारखंड की क्या है? छत्तीसगढ़ की बात क्या है? साहू जी पानी पी लीजिए, पानी। करप्शन नहीं, वो चिंता मत करो। मैंने बोला ना, महाराष्ट्र के बारे में और करप्शन के बारे में तुम लोगों के मुंह काले हैं, इतना ध्यान रखो। मैं फारूकी साहब बोलिए। मैं मनीष सिंह जी को ये इतना नाराज हो रहे हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता का मैंडेट का अपमान करके सरकार बनाया। तो फारूकी साहब वो तो थोड़ा बहुत सही बोल रहा है कि आपका होम मिनिस्टर तुम्हारी सरकार होते हुए जेल में जाता है। हमारी सरकार थी क्या जब आपका होम मिनिस्टर जेल में गया था? हमारी सरकार थी। करप्शन की बात करते हैं आप लोग। उनका भी आज स्टेटमेंट है सर, देशमुख साहब का भी स्टेटमेंट है कि किसने किस तरीके से उनके एफआईआर के लिए जोर दिया था, वो भी आज पढ़ लीजिए। उसके ऊपर देवेंद्र जी ने बोला है, उसके ऊपर देवेंद्र जी ने, अगर अनिल देशमुख के बारे में अगर मैं सब पोल खोल दूंगा तो मुसीबतें आ जाएगी, ये चिंता मत करो। हमारे महाराष्ट्र का नेतृत्व देवेंद्र जी फडणवीस बेदाग नेतृत्व है। नेशनल यूनिक पर्सन नेतृत्व मोदी जी का नेतृत्व बेदाग नेतृत्व है। इन दोनों के ऊपर आप नहीं करा सकते हैं। नहीं सर, मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। फारूकी साहब, तो अनिल देशमुख का अगर आप समर्थन करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको और असलियत मालूम हो जाएगी। उस समय डिबेट में आप शायद नहीं आएंगे। फारूकी साहब, चिदम्बरम जी ने आलोचना करके 5 पॉइंट बोले कि पर डे मिनिमम वेजेस 400 रुपए आप कीजिए, गारंटीड लीगली गारंटीड एमएसपी दीजिए, बच्चों का जो एजुकेशन लोन है उसमें से इंटरेस्ट वेव ऑफ कीजिए। आपने कहा कि अग्निवीर को एबॉलिश कीजिए, अग्निवीर स्कीम नहीं होना चाहिए। नीट जो परीक्षा है उसको बैन कीजिए, और शायद कर्नाटक सरकार ने नीट को स्क्रैप कर दिया है, बोले कि हम नहीं इसको इंपोज करेंगे कर्नाटक में। तो चिदम्बरम जी ने ये 4-5 ऑब्जर्वेशंस दे दिए चिदम्बरम जी ने। तो कर्नाटक, मगर कर्नाटक आप बोलते हैं एग्रीकल्चर एमएसपी, आज बीजेपी ने आलोचना किया कि करीबन 1200 फार्मर्स ने, किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 15 महीने में। आसिफ फारूकी साहब, ये आंकड़ा दिया। और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी वहां पर जबरदस्त मोर्चा लेके आंदोलन पर बैठे, पूरे एमएलए एमपीज वहां पर।
फारूकी साहब? हाँ सर, ये जितनी भी बातें चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं वो डेटा के साथ बोल रहे हैं कि फार्मर्स ने जो 1500 आत्महत्या की है उसकी क्या वजह है, उसकी वजह पता की गई, तो उसकी वजह के से उनके ये सब क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। जैसे नीट के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है, चिदम्बरम जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप उसका हाल देख लीजिए कि जो नीट के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना चाहिए, आज बेचारे कोर्ट और कचहरी और वकील के चक्कर में पड़े हुए हैं, और ये गवर्नमेंट है कि ये उसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और ये मुद्दा आज से नहीं है सर, ये गवर्नमेंट जब से आई है, मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा एजुकेशन के अंदर करप्शन हुआ, कई जाने गई, उसकी पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, व्यापम घोटाला, इस तरीके के कितने घोटाले आए, और लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। इसी तरीके से जब मनरेगा जब हुई थी, मनरेगा से देश को इतना फ़ायदा हुआ, युवाओं को फ़ायदा हुआ, गांव में रहने वाले और गरीब जनता को फ़ायदा हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट जैसे ही आई, इनके प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन कह दिया कि हम मनरेगा ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक ये मनरेगा को ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि उसमें गरीब जनता को पेट भरने के लिए काम मिलता है और वो मेहनत से दिन भर की कमाई से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकते हैं। ऐसी एक स्कीम कांग्रेस लेके आई है और इससे अच्छी स्कीम ये आज तक नहीं ला पाए। तो मुझको लगता है कि इस गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को, हमारे जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं चिदम्बरम जी, उनके हर पॉइंट्स को सुनना चाहिए और उनके बातों पे अमल करना चाहिए, उसमें देश का और देशवासियों का फायदा होगा। मैं मनीष सिंह जी, एक आरोप जो साहू जी साहब ने आप पे लगा, बोले कि समाजवादी पार्टी में समाजवादी विचारों को कोई बचा नहीं है। मुलायम सिंह जी और जो अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से जीत के आए, वो सब समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले, पूरे जूझ अपने जीवन ही समाजवादी विचार। तो जो आरोप साहू जी साहब ने लगा कि अब मुलायम अखिलेश यादव जी के पार्टी में अब वो समाजवादी विचारों के कोई है ही नहीं, कितना सत्य है यहाँ पर? इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाला, इमरजेंसी लाने वाले में के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें उनका वही आरोप था। प्रदीप जी, एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी में नारा लगता था कि भाजपा के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अब भाजपा में 3 धरोहर जानते कौन है? जो सांप्रदायिकता के सिरमौर है मोदी जी। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य कहे जाते हैं, जिनको एक जमाने में ताड़ीपार किया गया, जो भारत के वर्तमान के गृह मंत्री जी हैं। और तीसरे जेपी नड्डा जी, जिनकी पार्टी में यह कहा जाता है कि सरकार से बड़ा संगठन है। साहू जी साहब, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, उनको बोलने दो, पूरा बोलने दो, आपके पास ही आ रहा हूं। इसके बाद मोदी जी और अमित शाह जी जब चलते हैं तो पिछलगू की तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चलते हैं जेपी नड्डा जी। कभी भी एक लीडर का जो नेतृत्व है वो नड्डा जी के चेहरे पर दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब करप्शन की बात करते हैं तो भारत की जनता आज के समय में जानते क्या कह रही है? भारत की जनता ये कह रही है कि नापदान की पानी जितनी बदबू देती है उतनी भारतीय जनता पार्टी का करप्शन बदबू दे रहा है। आज के समय में 3814 ईडी के, सीबीआई के रेड पड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में। सभी नेताओं के घर जो विपक्ष में थे, व्यापारियों के घर जो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े थे, सबके घर ईडी पहुंचा, सीबीआई पहुंचा, आईटी पहुंचा, सबने रेड डाले। लेकिन गुजरात की सीमा पर किसी ने प्रवेश नहीं किया। अभी बात कर रहे थे कि हमने बिहार को पैसा दे दिया तो कांग्रेस को दर्द क्यों है, समाजवादी को दर्द क्यों है? अभी ये साहू जी कह रहे थे कि हमने आंध्रा को पैसा दे दिया तो लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। अरे उन राज्यों से पूछिए। एक गुजरात वाहिद हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य था जिस राज्य में ईडी सीबीआई इन हाल के 10 वर्षों में एक बार भी नहीं पहुंची, और देश के सारे कोनों का भ्रमण कर लिया और विपक्ष के नेताओं पर ईडी डाली, सीबीआई डाली, रेड डाल करके उनको करप्टेड घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन साहू साहब, आज के समय में खास बात जानते क्या है? साहू जी, जब मनीष सिंह के घर पे ईडी पहुंचती है ना तो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश में क्या कहते हैं कि मनीष सिंह ईमानदार है, वो भाजपा से लड़ रहा है, इसलिए भाजपा वाले ईडी से भेज रहे हैं कि वो ईमानदार है, भाजपा वालों से लड़ रहा है। और सुन लीजिए साहू जी, घबराइए मत,
मैं नहीं डरता। सुन लीजिए, आपके राहुल गांधी का सेंटेंस हो गया, घबराइए मत। सुनिए ना साहू जी, डरने को तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, आपकी बात ही छोड़ दी। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। न ईडी कहीं जा रही है, न सीबीआई कहीं जा रही है। ईडी सीबीआई कहीं जाने वाली नहीं है। जैसे ही सरकार जाएगी, उसके बाद से यही ईडी सीबीआई जब आपके यहाँ पहुंचेगी, और वही ईडी सीबीआई अभी हिंदुस्तान में बुलडोजर लेके नहीं पहुंचती थी, सिर्फ योगी जी बुलडोजर लेके पहुंचते थे। लेकिन जब बदली हुई सरकार रहेगी तो ईडी सीबीआई बुलडोजर भी लेके जाएगी। वहां से पैसा नहीं पकड़ेगी, वहां पर मकानों को वहीं पर जमींदोज किया जाएगा। अरे किस मुगालते में पड़े हैं? भारत की धन को लूट करके विदेश में नहीं बैठ पाएंगे। भारत की संपदा भारत के लोगों की है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो चेहरे पर अहंकार है, घमंड है, सामंत का पूरा स्वरूप है। तुम्हें अपनों से कब फुर्सत में, अपने गम से कब खाली। चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न मैं खाली। साहू जी, बदले हुए राजनीति को पहचानने की कोशिश करिए। अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और केशव जी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आपस में टकरा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब ये आपस में लड़ करके चकनाचूर हो जाएंगे, और टूट करके जिस तरह से शीशा टूटता है तो बिखर जाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी खंड खंड टूट करके रोड पे बिखरी हुई दिखाई देगी। इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मनीष सिंह जी, मगर वो अखिलेश यादव जी का ऑफर आई थिंक केशव प्रसाद मौर्य जी ने नहीं लिया। मनसून ऑफर बोले कि 100 लेके आओ, सरकार बनाओ, तो क्या हुआ? अब मनसून ऑफर छोड़ के उन्होंने वाला विंटर सेल ऑफर। प्रदीप जी, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत जानते क्या है? हम लोग इनको नोटिस ही नहीं लेते कि योगी और केशव मौर्य की राजनीतिक हैसियत क्या है। दोनों की पब्लिक मीटिंग, अगर ये लोग संगठित कार्यक्रम न करें, पैसे पर भीड़ न बुलाए, तो इनके कार्यक्रम में जाता कौन है? इनको सुनता कौन है? केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट हार गए, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थी, उन्होंने बुरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को हराया। और सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जिस अहंकार में, जिस घमंड में है, योगी आदित्यनाथ की जो दुर्दशा होने वाली है, वो भाजपा वालों ने खुद उनको दुर्दशा में डाल दिया है। आज के समय में एक तरफ केशव जी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी मिल रहे हैं, और आपस में लड़ रहे हैं। और भूपेंद्र जी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सुबह जाते हैं और शाम को लौट करके आते हैं, और एक चिटकुना अमित शाह पकड़ा देते हैं। स्थिति यह है कि 1800 से ऊपर ग्राम सभाएं हमारी बाढ़ की पानियों में डूब चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। उनमें ना तो एनडीआरएफ की टीम जा पाई, ना एक भी बार सर्वेक्षण के लिए कोई जा पाया है। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जो रात दिन हेलीकॉप्टर लेकर के घूमते हैं, इन 13 दिनों में स्थिति ये हो गई है कि योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला अब उड़ नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला इस समय लखनऊ में लैंड किया हुआ है, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि जैसे ही अपना उड़न खटोला उड़ाएंगे, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य हमारी उड़न खटोला को उड़ा देंगे। तो इनकी आपस की जो लड़ाई है वो अब सतह पे आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की महान आबादी जो देख रही है, इस बात को महसूस कर रही है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है जो जनता के हितों के बारे में सोचे, जनता की रक्षा के बारे में सोचे। आए दिन भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। कब किसकी हत्या हो जाए उत्तर प्रदेश में कोई पता नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, दोनों हाथों से सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हैं, भारी भ्रष्टाचार करने में लगे। और इसका प्रदीप जी, आप तो बहुत ही एक देश के बड़े पत्रकार है, यशस्वी पत्रकार है। चुनाव के पूर्व आप हमेशा अयोध्या का जिक्र करते थे, अयोध्या के बारे में पूछते थे। 30,000 करोड़ रुपए भारत की गरीब जनता के टैक्सेस के पैसे, 30,000 करोड़ रुपए भाजपाइयों ने लिया था कि हम उत्तर प्रदेश को संवारेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, उसमें अच्छी अच्छी लाइट्स लगाएंगे, अच्छे अच्छे पानी के बंदोबस्त करेंगे, लोगों को हम पानी पिलाएंगे। राम पथ जैसे सड़क को, प्रभु श्री राम के नाम पर जिस सड़क को बनाया गया, वो हमारा पहली बारिश की पानी भी नहीं रोक पाया, और वो सड़क धंस गया, जमींदोज हो गया। और सुनिए ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? साहू जी साहब सेवा में थे, वहां पर अयोध्या में थे, साहू जी साहब थे वहां पर। मनीष सिंह का झूठा रामायण पूरा होने दो। सुनिए प्रदीप जी, सुनिए ना, जिला अस्पताल जहां पर अयोध्या की गरीब जनता इलाज कराने जाती है, पूरा पानी में जलमग्न हो गया, और जिला अस्पताल अस्तित्व विहीन हो चुका था जब पहली बारिश हुई थी तो। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम प्रभु श्री राम लला जी का कितना आदर करते हैं, उनके प्रति कितने आस्था रखते हैं। और प्रभु श्री राम जी राम लला का आदर, वाह वाह, राम लला का आदर आप कर रहे हैं। साउदी पानी पी लीजिए, पानी। अरे चिंता मत करो, मेरी आप चिंता ही मत करो, पानी वहां पर मैं आपको पानी पिला कर रहूंगा, चिंता मत करो। इस समय हार्ट और बीपी की बीमारी बहुत बड़ी हुई है। अरे
मुझे आखिरी दम चलो आज बीट लगाएंगे, आप पहले जाते क्या? मुझे कोई बात लगाते क्या? प्रदीप जी मुझे मेरी ईमानदारी पर शक नहीं है। मैं किसी की गुलामगिरी नहीं करता हूँ, कोई सिंह की, मुलायम सिंह की, अकेले सिंह की, राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, ध्यान रखो। कितनी बार जेल गए हैं? हाँ, कितनी बार जेल गए हैं? जरा मेरा रिकॉर्ड देखो, गांव में आकर, महाराष्ट्र में आओ, नासिक में आओ, मैं तुमको यात्रा करवाऊंगा, फिर आपको जेल भी मालूम हो जाएंगी और सब मालूम हो जाएगा। हम कोई हमारी राजनीति व्यक्ति के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। जो आपने नाम लिया ना, अटल अडवाणी, मुरली मनोहर, हमारी पार्टी हर 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलती है। आपकी पार्टी की पहचान क्या है? किसकी गुलामगिरी करते हैं आप देश के लिए लड़ते हैं, आप यूपी के लिए लड़ते हैं क्या? अरे समाज के साथ, राष्ट्र के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहा। किसी के कोई एक कौटुंबिक स्तर पर गुलामगिरी करना, ये आपकी मानसिक सोच है। भाजपाइयों का चरित्र देखिए, जिनके पूर्वज और पुरखे अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करते। अरे छोड़ो, तुमको इतिहास के बारे में मालूम? नेहरू जी जितने ब्रिटिशों के गुलाम थे ना, दूसरा कोई गुलाम नहीं था ब्रिटिश का, नहीं तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे। जिनके साथ आप जा रहे हैं ना इंडिया आघाड़ी में, क्या बात करते हैं आप? राम मनोहर लोहिया जी आज होते ना तो आपका क्या शक्ल हो जाता था? राम मनोहर लोहिया जी आपकी ये बात सुनती तो उनको बहुत, एक समाजवादी पार्टी का मेरे नाम पर पला हुआ एक आदमी ऐसी बात करता है राष्ट्रीय संगठन के लिए। तो राम मनोहर लोहिया के विचार नहीं है आजकल। कोई ये इतना सा भी नहीं है, इतना सा, ये लूट के लिए एक फैमिली की गुलामगिरी करने के लिए जो दल काम करते हैं, वो हमको राष्ट्र निष्ठा सिखाते हैं, वो समाज का काम सिखाते हैं। हमारी एक पार्टी है जो कोई व्यक्तिगत स्तर पर किसी को बड़ा करने के लिए नहीं है। हम राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाला संगठन है। कितने अध्यक्ष के नाम लूं उसके बाद में? नाम लिए उसके बाद में हर 3 साल के बाद एक अध्यक्ष नए हुए हैं पार्टी के। आपने नड्डा जी का नाम लिया, क्या नड्डा जी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष है और वो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, इतना ध्यान रखो। नड्डा जी कभी नहीं बोलेंगे आपकी जैसी बात। साहब जी, उनको कंप्लीट करने दो ना, आपका उसके बाद आप भी बोलना है। बोले मनीष सिंह जी। प्रदीप जी, लोहिया जी का इन्होंने जिक्र किया। हाँ, लोहिया जी ने 1958 में कोल्हापुर में एक जनसभा, कोल्हापुर आपके महाराष्ट्र में है? बिल्कुल। और 1958 में एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि मेरा ये सपना है कि जब देश में समाजवादी विचारधारा मजबूत होगी तो हम रानी के खिलाफ मेहतरानी को चुनाव लड़ा के जिताएंगे। यह लोहिया जी ने 1958 में सपना देखा था और साहू जी उस सपने को साकार से अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पर मेरठ में, सामान्य सीट पर लोहिया जी की बात जब जयप्रकाश नारायण जी ने छेड़ी ना, उस वक्त जयप्रकाश नारायण जी ने क्या कहा था उनका सुनिए। 1958 नहीं, 1974, 1975, 1976, 1977 से लेकर आज तक आपकी शक्ल क्या है? समाजवाद के साथ है, लोहिया जी के साथ है। अरे इनको लोहिया जी के विचार पर हमारी सरकार आज चलती है। हम राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, उनके विचार पर चलने वाली सरकार हम है, आप नहीं है। आप सिर्फ खून चूसने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के लोगों के। हमारी चिंता छोड़ दो। आपके लोहिया जी का नाम लेने के, लोहिया जी के नाम लेने की आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। काय को लोहिया जी का नाम लेते हैं? पूरे देश को, समाज को, पूरा गुंडागर्दी, बंदूक के नोक पर सरकार चलाने वाले, बंदूक के नोक पर तुम संगठन चलाने वाले, तुम लोहिया जी का नाम लेते हैं मुंह में? पवित्र मुंह से एक पवित्र नाम क्यों लेते हैं आप लोग? साहब उनको 2-3 मिनट बोलने दो, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अरे चिंता मत करो, कुर्सी की आपके पास आ रहा हूं। मुझे नहीं है। साहब जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए मनीष सिंह जी बोलिए, फिर मैं साहब जी के पास जाऊंगा। तो लोहिया जी के सपने को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब सामान्य सीट पर मेरठ में, जो टीवी की दुनिया के बेताज बादशाह जिन्होंने प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाया था, अरुण गोविल जी, उनके खिलाफ एक दलित समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति को उन्होंने चुनाव लड़ाया। उसके बाद से अयोध्या में सामान्य सीट पर प्रभु श्री राम जी की महानता को परिकल्पित करते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने अवधेश पासी जो लगातार 9 बार के विधायक और 6 बार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको चुनाव लड़ाया। और नतीजा ये हुआ कि मेरठ में प्रशासन ने दबंगई करके, गुंडई और लपटई करके हरा दिया, लेकिन अयोध्या की सीट पर
भारतीय जनता पार्टी जितनी युक्ति लगा ली लेकिन हमको हरा नहीं पाई। तो लोहिया जी का जो सपना था रानी के खिलाफ मेहरबानी को लड़ाने का, राजा के खिलाफ प्रजा को लड़ाने का, उसको चरितार्थ हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने किया। और दूसरी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 8-8 पेपर लीक, बच्चों को नौकरी नहीं देने वाली सरकार, बच्चों के नाम पर झूठा परपंच रख करके सत्ता में आने वाली सरकार, मोदी जी पेपर लीकेज में कौन गया अंदर? पेपर लीकेज में कौन सामने आया है? किसने पेपर लीकेज किए हैं? कौन लोग हैं? कौन दल के लोग हैं? किनके दल के कार्यालय से किसको उधर हाथ में ले लिया है? बेदीराम भाजपा किसके तरफ से? अरे जरा पूरा पढ़ो, पूरे जहां से लोग उठाए है ना, वो जरा पूरा अभ्यास करो, पूरा स्टडी करो। पेपर लीकेज किसके लिए किया है? अरे एक मुस्लिम कार्ड खेलकर तुम्हारे 10-20 लोग चुनकर आ गए। आप राष्ट्र की बात करते हो, हमको काय को उगलवा लेते हो? राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर तुम 15-20 लोग ज्यादा चुनकर लाए हो। आप हमको सिखाते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या का राजकारण क्या हुआ? अयोध्या के विधानसभा काउंसिल में, अयोध्या में भाजपा, अयोध्या काउंसिल का नाम है, अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा आगे है, लेकिन फैजाबाद के जो वोट की गिनती है किस तरीके से हुई है? जो कार्ड खेला गया मोदी को बदनाम करने के लिए, विदेशी ताकतों को पैसा लेकर आपने चुनाव लड़ा है। क्या बात करते हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, तो जब विदेशी ताकतों से पैसा लेकर मोदी को कैसे भी करके हराया जाए, तो राष्ट्रवाद को हराया जाए, भारत का नुकसान होने दो, इसके लिए चुनाव में आप सामने आए थे। एक बातें जब सामने आ रही है, शर्मा से सर नीचे हो जाता है। आप डेमोक्रेटिक चुनाव लड़े नहीं है, आप डेमोक्रेटिक चुनाव लड़े नहीं है, विदेशी ताकतों से पैसा लेकर, विदेशी ताकतों से पैसे लेकर चुनाव में आप सामने आए हैं। ये धर्म के आधार पर हमारी हार नहीं है, इतना ध्यान रखो। साहू जी साहब ये छोड़ो, साहू जी इसके बाद आपके मसला बोलेंगे। एक 15-20 सीटें पूरे हिंदुस्तान में एक कोने में आपको मिल गई, पूरे हिंदुस्तान हम मेजोरिटी में है, हम मेजोरिटी में है, जनता जनार्दन का हमको विश्वास से साथ मिला है और हमारी सरकार वहां बनी है। सरकार आपकी नहीं बनी है, आपके चाहते लोगों से बनी है, आपके संगठन की नहीं बनी है। आप पूरे जितने इकट्ठे होकर लड़े ना, उससे ज्यादा हमको जनता ने समर्थन दिया है। साहब इनको बोलो तो लास्ट बोलो। इंडिया आजादी के लोग पूरे एक साथ में लड़कर हमको बदनाम किया। इतना अच्छा काम करने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद एक झूठा नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा नैरेटिव बनाकर पूरे हिंदुस्तान में मनीष सिंह जी सामने गए। आपने फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, संविधान को बदलने वाले संविधान खतरे में इन्होंने डाला। मुझे समय तो दीजिए। संविधान का अपमान। साहू जी साहब आप बोल दिए, अब इनको सुनो, आपने एलिगेशन लगा दिया। साहू जी साहब एक नैरेटिव पे 20 लोग ज्यादा आ गए, आप कुछ भी बातें कर साहू जी साहब आपने बहुत बोला, थोड़े इनको बोलने दो। मनीष सिंह जी बोलिए। साहू जी साहब इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा बाकी रखिए। जनतंत्र के मूल्यों का पूरा हनन करके इन्होंने चुनाव के सामने गए ना, इनको जवाब तो देना दो। फॉल्स प्रोपेगेंडा, मनीष सिंह जी आपने सुना, साहू जी साहब ने पूरे चिट्ठा पढ़ा के सुना दिए। विदेशी पैसा, विदेशी ताकत, फॉल्स प्रोपेगेंडा, लोकतंत्र खतरे में आनी चाहिए इनको। विदेशी ताकत बोल दिया साहू जी साहब पूरे पॉइंट। ये तो 12 बरस के बच्चे बन गए, ऐसे कोई प्रवक्ता? अरे काय के 12 बरस के? तुम तो राजनीति के लायक भी नहीं हो। राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हो और झूठ में झूठ बोलते। मुद्दे पढ़ाइए ना। नो साहू जी साहब ने पूरे गिनाए उसमें मुद्दे, बिकॉज फारूकी साहब को भी बोलना है। फारूकी साहब का इमरजेंसी और इसमें बहुत सिर ऊंचे किया। दुनिया में भारत का सब नाम ले रहे हैं, दुनिया के सब क्षेत्र में भारत का नाम आगे जा रहा है। और ये यहाँ के देश के लोग हमारी व्यवस्था को, कोई भी सरकार की कोई भी एजेंसी को बदनाम करके छोड़ा इन्होंने। एक तो करप्शन बाप का मान समझ करके दुनिया को लूटने का, भारत को लूटने का, सरकारी खजाने लूटने के। ईडी इनके घर में घुसेगा तो हमारे भारत के संविधान को 10 मिनट आप बोले। साहू जी साहब 10 मिनट बोले, थोड़ा बोलने दो उनको। 10 मिनट बोले साहू जी साहब, आपका पूरा आरोप सुना, उनको थोड़ा तो बोलने दो। बोलिए मनीष सिंह जी बोलिए। ईडी का कोई भी मामला होने दो, ईडी का एक भी मामला छूटा नहीं निकला आज तक। क्या रोज हर घंटे को, हर 5 मिनट को ये ईडी का नाम लेते हैं? क्या है ईडी? तुम्हारे बाप को मान समझ के देश को लूट कर तुम साले पैसे घर में रखेंगे और बोलेंगे ईडी हमारे पास। ईडी जब तक पूरा विश्वास नहीं होता किसी के घर में जाती नहीं। जब हजारों सबूत इकट्ठे करती है, जब ईडी किसके घर में जाती है? साहू जी साहब अभी सुनो, बाकी लोग थोड़ा
थोड़ा सुनिए साहब जी साहब, साहब जी साहब थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए, बोल दिया हिंदुस्तान का मिलिटेंट सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ता है, इनको सबूत चाहिए, जिसको जो हमारे सैनिक होते हैं जो वहां लड़ते हैं देश के लिए, इनको सबूत चाहिए। हिंदुस्तान के हर व्यवस्था को राजनीति के लिए हम कितना नीचे जाएंगे अभी तक। आपके आरोप का जवाब तो देने दो, आपने आरोप लगा दिया, जवाब तो सुनिए। साहू जी साहब 10 मिनट बोले, आप कंटिन्यूसली 10 मिनट से ऊपर बोले, थोड़ा उनको बोलने दो। पहले ईवीएम के अंदर नाचते थे, अभी इनके सिप चुन गए, अभी ईवीएम साहू जी साहब हो गया। 10 मिनट बोले, ईवीएम साहू साहब जीते, ईवीएम के मनीष सिंह जी बोलिए। आसिफ फारूकी साहब के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। बोलिए मनीष सिंह जी। प्रदीप जी, पहला आरोप ईवीएम को लेकर के है। हाँ, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे पार्लियामेंट के सामने ये बात कही कि हम ईवीएम को लेकर के कभी भी संतोष जाहिर नहीं करेंगे, और हम कभी भी अगर सत्ता में आएंगे, जब भी हमें जनता आशीर्वाद देगी, हम ईवीएम को पूरी तरह से बैन करेंगे, ईवीएम को खत्म करेंगे। तो हमारा ईवीएम को लेकर के स्पष्ट मत है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने भ्रष्टाचार पर कहा कि समाजवादियों ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, सरकार में रहते हुए करप्शन किया। तो अगर हमने करप्शन किया था तो 7 बरस से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 बरस से केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या आप मंदिर में घंटा बजा रहे थे? हमारे एक आदमी को आज तक जेल में नहीं रह पाए। हम लोग तो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और आपके सवालों पर, आपके जनता के सवालों पर हम आपसे संघर्ष करते रहे, आपको आईना दिखाते रहे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम नौजवान साहू जी साहब रुकिए, थोड़ा बोलने दो उनको प्लीज। बोले मनीष सिंह जी। नौजवानों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, उनके जो हक और हकूक की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ की 4582 बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। गरीबों के घरों पर, पिछड़ों के घरों पर, दलितों के घरों पर, अल्पसंख्यकों के घरों पर, जो निरीह लोग थे, कमजोर लोग थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। जनता इससे नाराज है, और जनता इतनी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रदीप जी कि हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कहां पर जा रहा है। हमारे सामाजिक ढांचे को तो आपने छिन्न भिन्न कर दिया। हमारी जो समरसता थी, हमारा जो समाज का स्वरूप था, उसको आपने खत्म कर दिया पूरी तरह से। और कहने को दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जिस तरह से रणहो पुतहो भारतीय जनता पार्टी आपस में कर रही है, जिस तरह तू में कर रही है, इस बात का नजीर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आंतरिक रूप से खोखली हो चुकी है। अब उसकी जान नहीं बचा। अभी मैं फारूकी साहब को थोड़ा बोलने दे दो। फारूकी साहब आप सुने, साहू साहब बहुत बोले, फारूकी साहब आप सुने, साहू साहब ने जो आरोप लगा दिया। नहीं साहब, ये जो झूठी बात बोलते हैं ना, मैं आपके पास उसी वक्त बोलना चाहिए। जो गुंडों के ऊपर कार्रवाई हुई वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, सांसद थे। किसने बड़ा किया गुंडागर्दी को यूपी में? इन्होंने किया है, और ये समाजवाद का नाम लेते हैं। इनका बस है, कभी मैं आपके पास वापस साहू साहब, मैं फारूकी साहब को बोलने नहीं मिलेगा, टाइम खत्म हो जाएगा। गुंडों ने दूसरे को गुंडा कहना शुरू कर दिया। जो कार्रवाई हुई वो इनके सांसद थे, इनके विधायक थे। साहू साहब फारूकी साहब को तो बोलने दो। सुनिए, मैं फारूकी साहब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, साहू साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी विचार सुनिए। फारूकी साहब, यह आरोप है कि समाजवाद अब समाजवाद नहीं रहा, समाजवाद आज इमरजेंसी जो घोषित करने वालों के साथ है। तो एक गठबंधन, क्या अनोखा गठबंधन है इंडिया अलायंस का। फारूकी साहब, इमरजेंसी का आपका अच्छा स्टडी है। जो बीजेपी का बार बार आरोप आ रहा है कि 1,40,000 को इंदिरा गांधी ने अंदर डाल दिया, पूरे देश को जेल बना दिया, 1 करोड़ का नसबंदी कर दिया। तो ये, और फिर संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं बीजेपी 25 जून हर साल। तो क्या इमरजेंसी इतना खराब था? समाजवादी पहले अपोज किए थे, आज आपके साथ। थोड़ा इस पे थोड़ा बोलिए, बिकॉज विषय थोड़ा ट्रांसग्रेस हो गया। बोलिए फारूकी साहब। सर देखिए, इमरजेंसी के ज़माने की बात अगर आप लेके आएंगे तो उस ज़माने के क्या हालात थे उसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। वो तो भला हो हमारे लीडर जो है राहुल जी का, उन्होंने एक लफ्ज़ में उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और बीजेपी वालों की वो चाल को बहुत आसानी से नहीं समझ पाए, और उन्होंने बहुत ऑनेस्टली इस बात को इंसानियत के नाम पे कहा कि इमरजेंसी जो है गलत हुई। लेकिन
अगर वो बीजेपी वालों को जानते, जिस तरीके साहू साहब यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, जनता को खुद समझ में आएगा कि ये इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है बीजेपी वालों को। फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन काय का आपका झूठ बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे, ऐसा क्या? ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये आपका नकाब उतरने का काम। हम आए किधर? आपका नकाब उतारने के लिए हम है, झूठ का नकाब जो आपके चेहरे पर चढ़ा हुआ है ना, वो उतारने के लिए हम है। आप लोगों ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, विदेशी ताकतों को साथ में लेने के बाद भी मोदी सत्ता पर है। अरे सर, हम लोग को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए सर। साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस के व्यूज तो सुनिए साहू जी साहब, सुनने बोलो, एक दो तीन 4 मिनट बोलने तो उनको, आप 10-15 मिनट बोलो। सब करने के बाद, इतना सब होने के बावजूद हमारी सत्ता आई है, इसका फ्रस्ट्रेशन आपको है। किसानों का मुद्दा था, नौजवानों के लिए मुद्दा था, नारी का मुद्दा था, लेकिन अब की पहली बार आपने महीने भर में एक बजट दिया है जिसमें इन लोगों के लिए कोई भी वो जगह ही नहीं बची हुई है सर। आप स्टूडेंट्स का देख लीजिए, पर स्टूडेंट आप पर एनम 8,000 रुपए का बजट दिए हैं। आज के दौर में पूरे साल में 8,000 के बजट का क्या है सर? नॉट इवन 1,000 रुपीज अ मंथ। मतलब क्या हिसाब से ये आपने युवाओं के लिए आप अच्छा बजट बोल रहे हैं? जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं नीट और वो तो बात ही छोड़ दीजिए, युवाओं के लिए आप 8,000 रुपये पर एनम दे रहे हैं सर, 600 रुपया महीना। मतलब 600 रुपये में आप क्या उसको देने वाले हैं? तो मुझको लगता है सर ये फ्रस्ट्रेशन वाली गवर्नमेंट है और ये अमीरों के लिए बनाई हुई है, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए ये काम कर रहे हैं, जो बार बार हमारे लीडर इस बात को बोल रहे हैं और ये जुमलेबाजी करने में बहुत आगे हैं सर। उसका एक एग्जाम्पल और यहाँ पे सामने हमारे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। हम लोग कोई जुमलेबाजी में बिलीव नहीं करते हैं, जो रियलिटी होती है उसके ऊपर बात करते हैं। इमरजेंसी के जो हालात थे जिस जमाने में, उसको आप अगर स्टडी करें तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था और वो स्टेप मिसिस गांधी जैसी शख्सियत ले सकती थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कंट्रोल में करना चाहिए था, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से किया। आज अगर उसके ऊपर आप बहस करते हैं तो मेरे ख्याल से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग को आगे की दुनिया के लिए और युवाओं के लिए, इस देश के जनता के लिए काम करने के लिए आगे देखना चाहिए सर। आगे देखो, आगे देखिए साहू जी साहब, बोलिए सर। बोलिए। भारतीय स्वतंत्रता के बाद हमारे जनतंत्र पर अगर कोई आघात हुआ है तो इमरजेंसी का कालावधि है, और इमरजेंसी कोई देश की नहीं लगाई गई थी। अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए, अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी जो लॉफुल नहीं थी, न्यायालय ने बोला था आपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है, आपको कोई हक नहीं बनता उस पद पर रहने के लिए, इसलिए उनका चुनाव रद्द कर दिया था इंदिरा जी का। ये ध्यान रखो, ये आपातकाल या इमरजेंसी ये पब्लिक की नहीं लगाई थी, आपको कुर्सी की लालच में सिर्फ रखा था, पूरा झूठा बर्ताव था। ये ध्यान रखो, ये कोई संविधान का मर्डर किया था आप लोगों ने, और संविधान बचाओ बोल के आज जब दुनिया में घूम रहे, संविधान के बुक लेकर संसद में नाच रहे हो ना, वो संविधान का इंसल्ट, वो संविधान का अपमान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इंसल्ट, उनका अपमान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। और आज में मैं बोलता हूं, वो जनतंत्र की हत्या के लिए कांग्रेस ने आज तक कभी भी माफी मांगी नहीं है। ये झूठ बोल रहे प्रवक्ता इधर, अगर मुझे बता दो कौन से दिन कहां पे उन्होंने माफी मांगी है। आज भी कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए वो जनतंत्र के खिलाफ जो कदम उठाया था। ये नहीं, ये नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी। मनीष सिंह जी, इमरजेंसी का कोई भी समर्थन नहीं हो सकता। इमरजेंसी में जो लोगों को तकलीफ हुई है, जिन लोगों के संसार उजाड़े गए हैं, इमरजेंसी केवल खुद के स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी बचाने के लिए, जैसा पहले फारूकी साहब ने इस डिबेट का जब शुरुआत किया था, शुरुआत उन्होंने बोला कि कुर्सी बचाने के लिए बजट। अरे कुर्सी बचाने के लिए आपने तो इमरजेंसी लागू कर दी थी, आप कुर्सी बचाने की बात करते हो। अच्छा साहू जी सुनिए ना, सर, उस लेडी ने अपनी जान तक गंवा दी सर। आपके गलत राजनीति की वजह से जो हो उसका समर्थन मत करो।
आपकी गलत राजनीति की वजह से जो देश को सामना करना पड़ा, कोई भी होने दो। एक 48 में गांधी जी का एक हादसा हो गया, ब्राह्मण लोगों के घर जलाए गए। 84 में हादसा हुआ, सिख लोगों के घर जलाए गए। ये प्रांतवाद, जातीयवाद, इसके आधार पर कांग्रेस जिंदा है आज तक, और कांग्रेस का आखिरी दिन इसी मुद्दे पे आने वाला है। जनता जाग उठी है, मालूम एक फेक नैरेटिव के फैलाकर आप इस बार इतने दो आदमी पर गए हो। फेक नैरेटिव पे कांग्रेस इतने आगे गई है, जो हार कर बोल रहे हैं कि हम जीते हैं। फेक नैरेटिव के आधार पर सब लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। अभी लोगों को मालूम हो गया है कि आप फेक नैरेटिव चलाकर चुनाव को सामने जाते हैं, ये लोगों को अभी मालूम हो गया है। अभी आपका फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। रस्तावी साहब, मनीष 30 सेकंड, मनीष जी बोलिए, 30 सेकंड बोलिए, झूठ पे झूठ बोलने का, झूठ पे झूठ बोलने का। मनीष सिंह जी बोलिए, मनीष सिंह जी बोलिए। इमरजेंसी में जो लोगों के हाल हो गए, के लोग ये बात कहते हैं कि हम लोगों ने फेक नैरेटिव चलाया, हाँ। और संविधान और लोकतंत्र को लेकर के हम लोगों ने जनता के बीच में, और किसने किया? इस तरह किसने किया? हिंदुस्तान में किसने किया? जब उद्धव ठाकरे के साथ हमको समर्थन मिला था, जब शिवसेना का हमारा अलायंस को मैंडेट मिला था, आपने सरकार क्यों दांव पर लगाया? आपने क्यों ऐसा किया? आप इंडी आघाड़ी में जो आप लोग सब सामने हैं, महाराष्ट्र के जनता ने दिए हुए मैंडेट का अपमान करने का आपको किसने हक दिया था? मैं मनीष सिंह जी, मैं जनता ने जो मैंडेट दिया लास्ट राउंड पे आता हूं, वो आपने क्यों नहीं किया? जनता के मैंडेट के मोदी खिलाफ आपने क्यों किया? सावजी साहब, मोदी साहब ने रिक्वेस्ट, ये नहीं चले। मोदी साहब ने बजट सेशन से पहले, सावजी साहब, सावजी साहब, भारत क्यों है साहूजी? हमको एक एक मिनट की महाराष्ट्र की राजनीति हम जानते हैं। अरे आप कुछ नहीं जानते, इतना ध्यान रखो। अरे आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? कुछ पता तो अखिलेश है सिंह की नहीं। गुलामगिरी करो। आप अखिलेश सिंह के घर में पानी भरने का काम करो, राष्ट्र के लिए नहीं काम करते आप क्या बात करते? स्वार्थ के लिए राजनीति करने का, और हमको राष्ट्रवाद सिखाने का, समाजवाद सिखाने का। मैं पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी, एक सवाल। हाँ, बोलिए। राष्ट्र के लिए आप काम करते हैं साहू जी, हिंदुस्तान में कितने गांव हैं, जरा हमको आज बता दीजिए आप। मैं एक सुनो, प्रदीप जी, अरे ये राष्ट्र के लिए काम करते हैं। एक मिनट, मनीष सिंह जी, राष्ट्र का मतलब देश का नक्शा नहीं होता है, राष्ट्र का मतलब दिल की सोच होती है, ईमानदारी होती है, बेईमानों को साथ देने का, बेईमानों को साथ देने का, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाने वाले को साथ देने का, और राष्ट्र की बात करने का। ये दोगला राजनीति नहीं चलेगा आपका। आप किसको साथ दे रहे हैं? क्या आपका एजेंडा है? क्या आपका पार्टी का एजेंडा रहा है? जो काल्पनिक है, जो राम काल्पनिक है, जो 30 वकील खड़ा किए, उनको साथ में लेकर राजनीति करते हैं, और राहुल गांधी को आप गले लगाते हो, और आप हमारे से बात करते हो अयोध्या के बारे में, रामलला के बारे में, राम मंदिर के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में। आप ये हमको सिखाते हैं। सावजी साहब, मैं एक प्रश्न उनसे पूछता हूं। जब हमारे कार से मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने बजट सेशन से पहले, सावजी साहब, बजट सेशन से पहले मोदी साहब ने रिक्वेस्ट किया सब पॉलिटिकल पार्टीज को, अभी पॉलिटिक्स को हम छोड़ देते हैं, हम लोग सब मिलके राष्ट्र हित में काम करते हैं, नेशन बिल्डिंग में काम करते हैं। फारूकी साहब, मोदी साहब का ये जो रिक्वेस्ट था, क्या एक्सेप्ट होगा पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में? लास्ट 1 मिनट आप में बोलिए आप, आसिफ फारूकी साहब, 1 मिनट प्लीज। नहीं सर, ये जो है वो अपनी जुमलेबाजी से देश चलाना चाहते हैं, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, और इस वक्त उनकी गाड़ी फंसी हुई है। वो जानते हैं कि अगर साथ नहीं देंगे तो ये जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत नरमी से ये चाहते हैं कि इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें। प्रदीप जी, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की जिम्मेदारी क्या होती है? ये जनतंत्र के खिलाफ खिलवाड़ करना छोड़ दो आप लोग। नहीं, बस में आप समाप्त कीजिए सावजी साहब। मुझको लगता है कि इनकी जुमलेबाजी से हम लोग इम्प्रेस होने वाले नहीं है। आपकी है, जनता इम्प्रेस होने वाली नहीं है सर, और इनकी जनता कितनी पोल हम लोग करते रहेंगे। तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी जी स्पीकर और बोलिए साहब, थोड़ा सा हम लोग को भी बोलने का, हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे।
चाहे वो सड़क पे हो चाहे वो पार्लियामेंट के हो। मनी सिंह जी, लास्ट 1 मिनट में बोलिए। मोदी साहब का रिक्वेस्ट था, पॉलिटिक्स छोड़िए, राष्ट्र हित में, नेशन बिल्डिंग में काम कीजिए। मनी सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी खुद राष्ट्र के हित में निर्णय नहीं लेती है, सिर्फ अपने पेट को भरने की कोशिश में लगी रहती है, जो भारी भ्रष्टाचार मोदी की सरकार कर रही है, उससे तो जनता त्राहिमाम कर रही है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार की आकंठ में सरकारों को डुबाया है और लूट करके धन संग्रह किया है, उसका नजीर है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कार्यालय देख लीजिए। जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बना है, उन कार्यालयों को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के खजाने को कैसे लूटा है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग गलत नैरेटिव साबित किए। आपने सच बोला था मोदी जी ने, तो 2014 में आपने साल में 2 करोड़ नौकरी देनी थी, वो आपका सच कहां चला गया? उस सच्चाई तो छोड़ दीजिए, हमारा अच्छे से आप परीक्षा नहीं करा पा रहे, हमें अच्छा से एग्जाम नहीं दिला पा रहे, आप हमारी पढ़ाई को अच्छे तरीके से पूरा नहीं करा पा रहे, नौकरी देने की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात आपने कही थी। आज उस जमाने में जब 14 के समय में 65 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था, आज के समय में आप 100 पे पहुंचा दिए। कौन सा भारत के सामने आपने सच बोल दिया? आपने तो कहा था प्रदीप जी, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये नहीं है। आपने जो सवाल किया है, इनका भाषण सुनने के लिए डिबेट रखा है क्या? बोले जवाब सही होना चाहिए। बड़ा भाषणवीर कौन है? सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी समझिए, विपक्ष की जिम्मेदारी समझिए। सवाल का जवाब देने के आप दीजिए साहब जी साहब, एक मिनट आप बोलिए साहब जी साहब, फिर खत्म कर देंगे। साहब जी साहब बोलिए। प्रदीप जी, अगर आपका सवाल है तो सवाल का जवाब ये नहीं होता। बोलिए सुनिए ना, ये तो भाषण हो गया। ये क्या नुक्कड़ पे खड़े होकर बोल रहे हैं क्या? सुनिए ना साहू जी, सवाल का जवाब क्या होता है? अरे साहू जी, अरे विपक्ष के नाते आप देशद्रोह टालो। उनका सवाल यह है कि विपक्ष के नाते होने वाला जो देशद्रोह कर रहे हो वो कम करो। आपसे सिर्फ एक मेरा सवाल है कि भारत में कितने गांव हैं, जरा आप बता दीजिए। मैंने क्या बोला? अटल जी, चलो कभी एंड द प्रोग्राम अटल जी के उदाहरण दिए कि अटल जी ने सपोर्ट किया था नरसिम्हा राव, अटल जी ने सपोर्ट किया था विपक्ष के इंदिरा गांधी। बोलिए फिनिश करके। बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए, हाँ, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। देश को लूटने के लिए, देश के खजाने को बिटोरने के लिए। अरे आपने लूटा है, आपके सांसदों के विधायक के घर में नोटें मिलती है, हमारे भाजपा के घर में नोटें नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच साउदी साहब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मनी सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। आसिफ फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट हैज बीन अ फैंटास्टिक डिबेट, एकदम एनलाइटनिंग डिबेट था, बहुत जबरदस्त डिबेट था, बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ और सब लोग ने अच्छा बहुत तरीके से पालन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। फैंटास्टिक डिबेट। As we always end with the preamble to the Constitution, we remind the people, the viewers, our nation, we talk about the preamble which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity." Justice, that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. When you talk about liberty, it's freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and right to life, liberty and pursuit of happiness. And when you talk about fraternity, it is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we always say, all our political parties will come together and see that the Constitution is protected. The pillars of the Constitution is protected, because if the pillars of the Constitution is protected, the Constitution survives and we the people survive. Don't forget to subscribe to the channel. Subscribe to the channel. There's the bell. Subscribe to the channel. We'll come again with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.